हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मानवेंद्र गहलोत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मानवेंद्रास कॉर्नर। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की जो भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी समकालीन भारत, तो इसको हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो कक्षा 10 की सभी विद्यार्थियों का आज मैं स्वागत करता हूं। आपकी ये पहली कक्षा है एसएसटी की और हम भूगोल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं, किस तरीके से सिलेबस आपका जो है कक्षा 10 का एसएसटी का सिलेबस रहेगा और किस तरीके से आपके अंक अंक जो है बोर्ड में आपकी किताबें का अंक विभाजन जो है किस तरीके से रहेगा। तो बच्चों देखो, 80 नंबर का जो आपका पेपर बनेगा बोर्ड का, ये आपका 80 नंबर का पेपर है। 20 नंबर विद्यालय से सेशनल के रूप में जाते हैं और 100 नंबर टोटल सब्जेक्ट के बनते हैं। तो 80 नंबर का जो वेटेज है उसमें इन किताबें चारों का क्या वेटेज रहेगा, बराबर वेटेज है। यानी कि इतिहास जो है आपकी पाठ्य पुस्तक, ये 20 नंबर की है। भूगोल जो है वो भी 20 नंबर की है। फिर आपकी राजनीतिक विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र, ये भी आपकी 20 नंबर की है। और अर्थशास्त्र भी 20 नंबर की है। तो इस तरीके से 20-20 नंबर की ये चारों किताबें आपकी सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो हम अपना जो आज का जो टॉपिक है वो भूगोल जो है वो प्रारंभ करेंगे और उसी का जो अध्याय 1 है संसाधन और विकास, हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले कि आज का मैं टॉपिक चालू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी मेरी वीडियो पोस्ट हो आपको सबसे पहले मिले। तो इसके लिए जो लाल बटन आपके नीचे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो वो करें सब्सक्राइब। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बच्चों, आज हम भूगोल का जो चैप्टर 1 संसाधन और विकास पढ़ने वाले हैं और इसको हम संसाधनों के प्रकार तक आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो जो हाईलाइट संसाधनों के प्रकार हैं, संसाधन क्या है, संसाधन का विकास में किस तरीके से रोल है, वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर जो है संसाधन एवं विकास। तो देखो बच्चों, संसाधन क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये आती है कि संसाधन से हम समझते क्या है, क्या होते हैं संसाधन और किस तरीके से यह रोल अदा करते हैं विकास को लाने में। तो संसाधन और इनका विकास में क्या इंपॉर्टेंस है, इस अध्याय में हम विशेष रूप से इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम इनका वर्गीकरण करेंगे, संसाधनों को वर्गीकरण करेंगे, संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं संसाधन है क्या, संसाधन को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो देखो बच्चों, संसाधन का अर्थ जो है वो क्या है, किस प्रकार हम संसाधन को परिभाषित कर सकते हैं, तो इसे देखते हैं। तो देखो, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का सामर्थ्य रखती हो, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हो और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है यानी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यह संसाधन कहलाती है। तो संसाधन का एक संक्षिप्त सा अर्थ अगर 2 लाइनों में लिखना हो तो सीधा सा अर्थ आप ये लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती हो, जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह संसाधन कहलाती है। तो पहला ही प्रश्न ये बन जाता है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं या संसाधन किसे कहते हैं। एक अति लघु सवाल सीधा ही आपका पहला यही बनता है। तो पारिभाषिक सवाल है, जैसा कि चैप्टर है मैं आपको बता दूं, प्रत्येक अध्याय का जो टाइटल है वही पहला प्रश्न होता है। तो आपका अध्याय का जो पहला टाइटल ही यही है कि संसाधन एवं विकास। तो 2 सवाल आपके सीधे बनते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, पहला तो सवाल यही बन जाता है। दूसरा सवाल बनता है, विकास किसे कहते हैं, यानी डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट विकास क्या है। तो विकास को अगर सीधे से परिभाषित करें तो सीधा सा अर्थ विकास का निकल कर आता है, पुरानी परिस्थितियों से नई परिस्थितियों में अगर सुधार हो तो विकास है। यानी कि पहली की परिस्थितियों से नवीन परिस्थितियां सुधरी हुई दिखाई दें तो हम उसे विकास कहेंगे। तो विकास का सीधा सा अर्थ और परिभाषा अगर एक लाइन में देनी पड़े तो क्या दोगे आप। विकास को भिन्न भिन्न अर्थों में लिया जाता है, यानी शारीरिक विकास भी हमारा होता है, यानी जिस तरीके से हम बढ़ते हैं और हमारा जो शरीर का विकास होता है, उसी तरीके से सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, ये विभिन्न आयाम है विकास के। तो विकास का अगर सीधा सा सरल अर्थ निकाला जाए तो सीधा सा है, पुरानी परिस्थितियों से नई परिस्थितियां अगर सुधरी हुई दिखाई दें तो वो विकास है। तो हमारा जो चैप्टर है संसाधन और विकास, किस तरीके से संसाधन विकास को लाने में रोल अदा करते हैं और विकास
के मद्देनजर संसाधनों की जो इम्पोर्टेंस बन जाती है उसको इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप संसाधन का अर्थ समझ लें, किस तरीके से संसाधन होते हैं, संसाधन होते क्या हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। तो संसाधनों को सीधे से अर्थ में इस तरीके से प्रयुक्त किया जा सकता है कि प्रकृति में उपलब्ध वे सारे पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं, वे सब संसाधन कहलाते हैं। अब बात आती है संसाधनों के प्रकार की, संसाधन होते क्या हैं। तो देखो, मानव जो है वो बीच में दिखाई देता है। प्रकृति के, टेक्नोलॉजी के और संस्थाएं, ये सब मिलकर जो है, इनका उपयोग मानव जो है इन तीनों का उपयोग कर कर ही संसाधन का निर्माण करता है। एक तरीके से संसाधन किस तरीके से बनते हैं, यानी प्रकृति प्रदत्त भी हो सकते हैं संसाधन। मान लीजिए ये लकड़ी है, पेड़ है, इस पेड़ की लकड़ी को हमने टेक्नोलॉजी की सहायता से विभिन्न प्रकार की संस्थाओं ने उसे क्या नाम दे दिया, क्या बना दिया, दरवाजे के रूप में बना दिया। तो ये दरवाजा किस तरीके से बना है, ये इस लकड़ी का टेक्नोलॉजी और संस्थाओं की मदद से, यानी प्रकृति प्रदत्त वस्तु है, इसको टेक्नोलॉजी से विभिन्न संस्थाएं यानी फर्म, उद्योग, इनमें इसको प्रोसेस किया। किसने किया? मानव ने किया। क्या बनाया? एक उपयोगी पदार्थ में इसको बदल दिया, यानी ये दरवाजा जो है एक उपयोगी पदार्थ में बन गया। तो ये संसाधन है, एक तरीके से ये अब संसाधन है, ये हमारी किसी न किसी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखता हो। तो संसाधन का जो केंद्र है वो मानव है, मानव स्वयं में एक संसाधन है और ये विभिन्न आयामों को व्यवस्थित और उनमें समन्वय स्थापित कर संसाधनों की उत्पत्ति करता है। अब बात आती है संसाधन का अर्थ, हमने स्पष्ट कर लिया, संसाधन का अर्थ हम समझ चुके हैं। तो संसाधनों का क्लासिफिकेशन अगर किया जाए, संसाधनों के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, तो देखो संसाधनों को मोटे रूप में दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में भी नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब बात आती है नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है और अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधनों में वे सारे संसाधन आएंगे जो सतत अथवा जैव हो, जिन्हें वापस प्राप्त किया जा सकता है मनुष्य अपने जीवन काल में, जिन्हें वापस निर्मित कर सकता है, वे सारे संसाधन नवीकरणीय योग्य संसाधन हो गए। और अनवीकरणीय योग्य संसाधनों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, पुनःचक्रीय और अचक्रीय। जैसे धातुएं हैं, ये पुनःचक्रीय है लेकिन फिर भी वो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। कई प्रकार की धातुएं हैं जो लिमिट में है, सीमित मात्रा में है, जिनको बनने में और बनाने में काफी लंबा हो जीवन लगेगा। उसके साथ ही अचक्रीय, जिसमें जीवाश्म ईंधन है, ये अचक्रीय है, जिसको एक बार यूज लेने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। यानी कि आपने पेट्रोल जला लिया, अब ये वापस रिसाइकल नहीं हो सकता। धातुएं रिसाइकल हो सकती है, उसे पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। आपके द्वारा जो साइकिल प्रयोग में ली जा रही है वो कबाड़ बनने के बाद कबाड़ी उस साइकिल को ले जाता है और उसे गला पिलाकर फिर एक नई उत्पाद में डाल दिया जाता है। तो धातुओं को पिघलाकर नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उन्हें पुनः चक्रित किया जा सकता है। लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है ना, ये जो जीवाश्म ईंधन है, डीजल है, पेट्रोल है, तो इन्हें एक बार यूज लेने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, यानी कि इन्हें पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से जैव संसाधनों को भी दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक वनस्पति यानी वन और वन्य जीवों के रूप में। तो इस तरीके से संसाधनों का जो क्लासिफिकेशन प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के रूप में किया है, प्राकृतिक को हमने पढ़ा। मानवीय संसाधन के भी दो रूप देखते हैं कि संरचनाएं और संस्थाएं जितनी भी दिखाई देती है वो मानव के द्वारा निर्मित है। मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर संसाधनों का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज के वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जैव और अजैव दो भागों में बांटा जा सकता है। अब जैव क्या है और अजैव क्या है, इसको मैं स्पष्ट करूंगा। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधन। समाप्यता यानी समाप्त होने के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा जा सकता है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो तीन भागों में इसे बांटा गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित भंडार और संचित कोष, दो भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला हम लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ये जैव और अजैव दो भागों में जो बांटा है इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैव संसाधन क्या है।
तो देखो, जिसमें भी जीवन पाया जाता हो, जो जैव मंडल में मिलते हैं, जैव मंडल में ही जीवन है। तो जो जैव मंडल में स्थित हो, जैव मंडल में जो मिलते हो, जिसमें जीवन है, वह सारे संसाधन जैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे मनुष्य है, हम खुद हैं, हम जैव संसाधन है। वनस्पतियां हैं, इनमें जीवन है, वो जैव है। मछलियां हैं, जैव है। प्राणी जात, जितने भी प्राणी जगत है, पशुधन है, ये सब क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन दो भागों में बांटा है उत्पत्ति के आधार पर। तो अजैव संसाधन क्या है? जिसमें भी जीवन नहीं है, यानी वे सारे संसाधन जो निर्जीव है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं और बने हुए हैं। जैसे मिट्टी है, इसमें कोई जीवन नहीं है। हवा है, कोई जीवन नहीं है। पानी है, कोई जीवन नहीं है। धातु, पत्थर, ये सभी निर्जीव पदार्थ है। तो सारे निर्जीव पदार्थ जो प्रकृति में मिलते हैं, वे सारे निर्जीव पदार्थ क्या कहलाएंगे? अजैव संसाधनों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, ये पहला ही प्रश्न बन जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या है? जिसमें जीवन पाया जाता है, जो जैव मंडल में मिलते हैं, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल अगर देने पड़े तो मनुष्य है, वनस्पति है, मछलियां है, प्राणी जात है, ये सभी क्या है? जैव संसाधन के उदाहरण है। जो भी पशु है वो सब जैव संसाधन में गिने जाएंगे। अजैव संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलकर बने हैं, ये क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर, ये सब क्या है? निर्जीव पदार्थ है। तो ये सब अजैव संसाधनों की श्रेणी में आएंगे। फिर है समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा है हमने। तो देखो, खत्म होने के आधार पर, समाप्त होने के आधार पर संसाधनों के प्रकार, तो इसके ऊपर भी सीधा सा प्रश्न बनता है। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, वर्गीकरण कीजिए, सीधा सा प्रश्न बनता है। या कोई एक प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि नवीकरणीय योग्य संसाधनों को उदाहरण सहित समझाइए, या अनवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हो, उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से इनके ऊपर प्रश्न बन सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय से? तो नवीकरणीय योग्य संसाधन वे होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि यूज होने के बाद वो वापस रिसाइकल हो जाते हैं। वो सारे संसाधन क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाएंगे। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, जीव जंतु है, ये सभी रिसाइकल, ये सभी वापस मिल जाते हैं। रोज सूर्य निकलता है, हम सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। रोज पवन चलती है, उसकी सहायता से पवन ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो इनका सतत प्रवाह जो है प्रकृति में वो बना रहता है। जल का सतत है, जल चक्र है, उसके द्वारा जल पुनः प्राप्त हो जाता है। जीव जंतु इत्यादि पुनः प्राप्त हो जाते हैं। इनका जो जनन है वो चलता रहता है। उसी तरीके से सौर ऊर्जा जो है हमें निरंतर मिलती रहती है। तो ये सभी नवकरणीय योग्य संसाधन है। मनुष्य अपने जीवन में इनका उपयोग कि जितना भी करें पुनः ये प्राप्त हो जाते हैं। एक साइकिल के द्वारा पुनः इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अब बात आती है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। देखो, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने तरीके से नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहेंगे। अब अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? सीधे से बात है, जिनको पुनः चक्रित या पुनः वापस उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वो सभी क्या कहलाएंगे? अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाएंगे। उदाहरण के लिए देखो, जीवाश्म ईंधन है, धातु है, कोयला है, ये सारे जो भी पदार्थ है, ये क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। कोयला खदान से निकला, हमने उसको जला लिया, यूज कर लिया, उसके बाद वो राख के रूप में खत्म हो जाता है और उसको हम वापस रिसाइकल नहीं कर सकते। जीवाश्म ईंधन, आपने मोटरसाइकिल में तेल भरवाया, वो तेल आपने फ्यूल जो है वो खर्च कर लिया, तो एक तरीके से वो समाप्त हो गया। उसके बाद पुनः वापस उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन है जिन्हें पुनः चक्रित या पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो देखो, खास बात आ जाती है अब। तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन प्रकृति में लिमिट में ही है। जितना भी जीवाश्म ईंधन है, ये क्या है? इसके भंडार लिमिट में ही है। इतने अथाह तो भंडार है नहीं। तो हमें इन संसाधनों को सोच समझकर यूज लेना चाहिए। यानी इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग जो है मनुष्य को सोच समझ कर किया जाना चाहिए और इनका पुनः चक्रण नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमें इन संसाधनों का भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, यानी उनके लिए भी इन संसाधनों का प्रयोग बचा रहे, उस तरीके से हमें उपयोग में लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें ये कोयला है, जीवाश्म ईंधन है, हमें ये अजायब घर में देखने को मिले कि एक समय में
डायनासोर थे, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कि एक समय की बात है धरती पर इतने बड़े और विशाल का ये जीव जो है वो पाए जाते थे, इनका नाम डायनासोर था। ये हम इतिहास में पढ़ते हैं। उसी तरीके से कहीं हम ये नहीं पढ़े कि एक समय में कोयला इस तरीके से होता था, यानी कोयले के कुछ अंश और कुछ टुकड़े एक जार में, एक बंद डिब्बे में अजायब घर में पड़े हैं, उसके चारों ओर बच्चे खड़े हैं और एक गाइड उनको बता रहा है कि ये भविष्य की चीज़ नहीं है और ना ही ये वर्तमान की चीज़ है, ये भूतकाल में होती थी। कोयला इतिहास में ऐसा दिखता था, इस तरीके से होता था, उसके ये कुछ एक टुकड़े जो हैं वो बचे हुए, तो कहीं ऐसा ना हो। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे संसाधन जो नवीकरणीय नहीं है और जो सीमित मात्रा में प्रकृति में पाए जाते हैं उनका अंधाधुंध दोहन नहीं करना चाहिए और न ही उनका व्यर्थ में उपयोग करना चाहिए। तो सोच समझ के उनका उपयोग किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये समाप्त होने के बाद इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगेंगे। फिर बात आती है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का क्लासिफिकेशन। देखो, इसके ऊपर भी सीधा सा प्रश्न बन सकता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए या कितने प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं: व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शामिल करें तो 3 है, लेकिन हम अगर इनको सही तरीके से क्लासिफिकेशन करें तो 4 प्रकार जो है स्वामित्व के आधार पर दिखते हैं। तो मालिकाना हक के आधार पर, यानी संसाधनों पर स्वामित्व जिनका है उसके हिसाब से। तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन कहलाएंगे जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व हो। जैसे किसी किसान की जमीन है, घर है, ये किसी एक व्यक्ति का जो है वो जायदाद होती है, किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य या कह सकते हो संपत्ति होती है किसी एक व्यक्ति के, तो ये व्यक्तिगत संसाधन है। तो अगर आपके पिताजी का स्वयं का मकान है तो वो आपके पिताजी की संपत्ति हुई, अगर आपके पिताजी की कृषि भूमि है तो वो आपके पिताजी की स्वामित्व में है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन है, किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व। फिर सामुदायिक संसाधन पूरे समुदाय विशेष के लिए, जैसे देखो चारागाह है, तालाब है, पार्क है, शमशान है, कब्रिस्तान है, इनका प्रयोग पूरा समाज करता है, तो पूरे समाज का स्वामित्व है। चारागाह पे पूरे समाज का स्वामित्व है, तालाब पूरे समाज के उपयोग में आता है, पार्क का उपयोग पूरा समाज करता है। तो ऐसे संसाधन जिसका पूरा समुदाय जो है उपयोग करता हो, जिसका स्वामित्व पूरे समुदाय का होता हो, तो वो सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। फिर बात आती है राष्ट्रीय संसाधन, पूरे राष्ट्र का स्वामित्व जिस पर या जिन संसाधनों पर होगा वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे सरकारी जमीन है, सड़क है, नहर है, रेल है, ये सभी क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन। फिर बात आती है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? यानी वे समस्त संसाधन जिसका प्रयोग पूरा जो है विश्व करता हो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन है जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसे समझने के लिए समुद्री क्षेत्र का उदाहरण ले सकते हैं हम। जब देखो किसी भी तट रेखा, यानी ये भारत है, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग की तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद वाला जितना भी समुद्र है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग हो सकता है। यानी किसी भी देश की समुद्री सीमा से 200 किलोमीटर दूर समुद्र तक चले जाओ और उसके बाद और उससे परे जो भी समुद्र या महासागर है उस पर पूरे विश्व का नियंत्रण है, पूरा विश्व उसे यूज ले सकता है। तो इस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो यहाँ से जितनी भी मछली है, जितना भी खनिज तेल है या जो जलीय जीव है, वो उसके ऊपर स्वामित्व किसी एक देश का नहीं है। इस तटीय रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर तक का जो क्षेत्रफल है, वहां तक उस देश विशेष का स्वामित्व हो सकता है, लेकिन उसके बाद और उससे परे किसी का भी स्वामित्व नहीं होता है। वो सभी के लिए है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए है। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का जो है वर्गीकरण किस तरीके से होगा, इसे देखते हैं। तो देखो, विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा है: संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो देखो, संभावी संसाधन क्या है? किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, ये संभावी संसाधन है। जैसे गुजरात और राजस्थान का उदाहरण हम ले लें तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में ये अभी इतने विकसित नहीं है। यहाँ राजस्थान में गर्मी खूब है, सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं, आंधियां भी खूब चलती हैं, हवा भी तेज चलती है। तो गुजरात और राजस्थान गर्म प्रदेश है, इन क्षेत्रों में हवा और सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं और फ्यूचर में काफ़ी कुछ जो है इस क्षेत्रों में काफ़ी कुछ ये बढ़ सकते हैं। तो
पवन और सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात और राजस्थान संभावी संसाधन के रूप में दिखेंगे। तो जिनकी फ्यूचर में संभावनाएं हो वो संभावी संसाधन। फिर है विकसित संसाधन। देखो विकसित संसाधन क्या होंगे? वैसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाएंगे जिसका सर्वेक्षण हो चुका हो, जिनके भंडार हमें ज्ञात हो चुके हो, जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी हो, ये विकसित संसाधन कहलाएंगे। जिनका उपयोग और जिनका दोहन जो है वो हो रहा है, जिनके भंडारों का हमें ज्ञान है और गुणवत्ता और जिनकी मात्रा हमें पता है। फिर भंडार, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो हैं लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है। ऐसे संसाधन भंडार कहलाते हैं। जैसे हाइड्रो ईंधन है, अभी हमारे पास हाइड्रो ईंधन के इस्तेमाल के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। उसी तरीके से देखो बाड़मेर में, सांचौर और बाड़मेर बेसिन में जो खनिज तेल हमारा निकला था, वो खनिज तेल एक टाइम तक क्या था? भंडार के रूप में ही था, यानी वो भारी तेल था। इस भारी तेल को बाहर कैसे निकाले कुएं से, ये एक प्रॉब्लम थी। तो कुआं बहुत गहरा है, इस कुएं से ये भारी खनिज तेल जो है इसको बाहर किस तरीके से लाया जाए, उसकी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं। लेकिन बाद में हमने विश्व से टेक्नोलॉजी का आयात किया, कई विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को हमने आमंत्रित किया और वो इस तेल को बाहर निकाल रही है और इसका विदोहन होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से ये एक समय तक क्या था? भंडार के रूप में ही दिखाई दे रहा था, यानी हमारे पास इतने खनिज तेल के भंडार हैं लेकिन उनका विदोहन जो है वो अभी तक नहीं हो पा रहा था। फिर ये संचित कोष, ये भंडार का ही हिस्सा होता है। इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन उसका अभी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए नदी जल से पन बिजली बनाई जा सकती है, जल विद्युत बनाई जा सकती है और ली जा सकती है, लेकिन वर्तमान में इसका इस्तेमाल सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। तो इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं, यानी बड़े बड़े बांध बनाए जा सकते हैं नदी पर और उसके पानी को पन विद्युत या जल विद्युत जो है उससे ली जा सकती है। तो इस तरीके से संभावनाएं तो हैं लेकिन उनका जो है इस्तेमाल सही तरीके से अभी होना शुरू नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये संचित कोष होगा। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा है: संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल आगे इस चैप्टर को हम आगे लेंगे और इसको आगे जो है पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर 1 का जो संसाधन और विकास जो आपका अध्याय है उसमें संसाधनों का हमने वर्गीकरण कर लिया है कि संसाधन कितने प्रकार के हैं। संसाधनों के प्रकार हमने देखे, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव में हमने देखा, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और नवीकरणीय हमने देखा, स्वामित्व के आधार पर हमने 4 भाग देखे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय और सामुदायिक और निजी हमने 4 भाग देखे। इसके साथ ही विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का हमने वर्गीकरण किया। तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे और ये जो पीडीएफ है जो आपके चैप्टर की जो आंसर की है, चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर और अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मेरे प्रत्येक अंतिम वीडियो यानी चैप्टर का जो लास्ट वीडियो होगा उसमें डिस्क्रिप्शन में आप जाकर आप ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको सिलेबस सामाजिक विज्ञान का आपकी कक्षा 10 का सिलेबस जो है आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस चैप्टर का जो अंतिम वीडियो रहेगा उसमें आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है पीडीएफ में प्राप्त कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ध्यान से देखना है, वहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपकी जो है पीडीएफ वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी और आप आसानी से एक्सेस कर पाओगे। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।